हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थी से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की भीड़ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की भीड़ से गंदगी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि क्या कह रहा है कि जो अध्यापिका है वो क्या कर रही हैं? घोंसलों पर चर्चा कर रही हैं। तो फिर एक बच्ची कहती है कि मैम, हमारे घर में भी बालकनी में घोंसला बनाया था चिड़िया ने, लेकिन जो है मम्मी ने उस घोंसले को हटा दिया। तो मतलब गंदगी कर रही थी चिड़िया, तो उसको हटा दिया। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बच्चे को क्या समझाना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। तो किस किस की मम्मी को बताएंगे कि घोंसला हटाकर गलत किया? तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सभी की मम्मी को नहीं बता सकते। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाते। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करें, एक कार्यशाला का आयोजन करें। क्या करें? एक कार्यशाला का आयोजन करें जिसमें यह बताएं, जो उनके माता पिता हैं उनको समझाएं कि चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी मनुष्य की तरह ही पक्षियों के लिए आश्रय को समझें। क्या करें कि जो मनुष्य के जैसे आश्रय मतलब क्या होते हैं, जैसे मनुष्य के आश्रय जरूरी हैं, वैसे ही पक्षियों के भी आश्रय जरूरी हैं। और क्या करें कि वातावरण में रहने के लिए एक दूसरे की स्थिति क्या करें, समझें कि मतलब जो पक्षी हैं वो भी क्या करें, उनके लिए भी जो ये घोंसले हैं ये जरूरी हैं। पक्षियों के घोंसले को नष्ट नहीं करें, इसीलिए मतलब कार्यशाला का आयोजन करें कि पक्षियों के जो घोंसले नष्ट करते हैं माता पिता, उनकी मानसिकता को क्या करें, बदलाव करें। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीक की पक्षी अभयारण्य घूमने ले जाएं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़ियों के पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह हमारे घर जरूरी है उस तरह पक्षियों के भी घर जरूरी हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थी को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थी को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आपने पढ़ाया था पाठ, तो उसमें बताया था कि जो है कि चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि विद्यार्थी की, लेकिन जो उसके पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके पिता ने उसका पालन नहीं किया। अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, अपने पिता की उपेक्षा कर रहा है, यानी कि
नेगेटिव की यहाँ पे बात कर रहा है, पूछ रहा है कि उपेक्षा कर रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा को तो उन्होंने सुनिश्चित किया ना, हेलमेट लगाए हैं, रेड लाइट पर रुके भी, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि ट्रैफिक नियम का पालन करना, तो ट्रैफिक नियम का भी पालन भी किया ना, तभी तो रुके हैं। ऑप्शन सी कहता है कि पर्यावरण के लिए चिंतित होना, तो पर्यावरण की चिंता नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो गाड़ी है उसका पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन डी कहता है कि ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, तो ईंधन का क्या कर रहे हैं, वो विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो इनकरेक्ट है वही हमारा सही है। तो सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था, उपेक्षा की जा रही है ना, तो निगेटिव पूछ रहा था। सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कक्षा रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षा रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं, यानी कि कैसी कक्षा है, रचनावादी। कैसी कक्षा है हमारी, रचनावादी। तो रचनावादी कक्षा कैसी होती है, एक ऐसी कक्षा जिसमें छात्र क्या हो, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, वो होती है रचनावादी कक्षा होती है। तो उसी में पहला ऑप्शन कहता है कि पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, तो पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, तो हाँ ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करना, यही तो है ना कि जहाँ पर बच्चे सक्रिय हो, ज्ञान का निर्माण कर सकें। ऑप्शन सी कहता है कि प्रश्न करना और व्याख्या करना, तो प्रश्न करना और व्याख्या भी हमारी रचनावादी कक्षा नहीं होती। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, तो ऑप्शन डी भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र एक मतलब सक्रिय है ना, एक्टिव है, जहाँ पर बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा है, ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट है और डी हमारा करेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, जिसमें हमारा बी और डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी और डी हमारे दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या सिखाना है, ईवीएस सिखाने के लिए। ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिक्त पात्र और कोरे कागज नहीं होते बच्चे, वो क्या घर से क्या सीख के आते हैं, अपनी मातृभाषा सीख कर आते हैं। और कोरे कागज किसने कहा है, खाली स्लेट किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, घर से अपनी मातृभाषा को सीख कर आता है। ऑप्शन बी कहता है कि एक विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते हैं समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। तो क्या ये बताइए, एक विद्यार्थी जो होते हैं, एक समान सारे विद्यार्थी होते हैं, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। एक समान सभी विद्यार्थी नहीं होते, क्योंकि सब में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थी रेखीय रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से प्राप्त करते हैं। तो बच्चा रेखीय तरीके से नहीं सीखता है, यहाँ बच्चा क्या सीखता है, स्पाइरल सीखता है ना, हमने आपको कई बार बताया है। तो ऑप्शन जो ये है सी है, वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या सीखता है, स्पाइरल यानी कि वर्तुलाकार, आज ज़्यादा सीखेगा कल कम सीखेगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है तथा विभिन्न विधियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से सीखता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, सीखने का तरीका सर्पिल यानी कि स्पाइरल होता है, प्रत्येक बच्चा अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर अपने ढंग से सीखता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण
उपकरण है, निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? की बात हो रही है, सीखने का मूल्यांकन की बात हो रही है कि उसमें क्या करना है, फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है। तो कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। तो शिक्षक के अवलोकन की बात कहाँ हुई? यहाँ तो पोर्टफोलियो तो वो होता है जिसमें बच्चा डे टू डे वर्क करता है, कोई गाना गाए, जिसे कोई पिक्चर बनाए, ये सब उसके कार्य को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। बच्चे के वर्क को कलेक्ट करना यानी कि डेटा कलेक्ट करना पोर्टफोलियो होता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि इनमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तो एक निश्चित समय में नहीं होते, अलग अलग समय में बच्चे के जो होते हैं चरणों में जो कार्य होते हैं उनको एकत्रित करना होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिसमें विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। तो विशेष व्यवहार को अंकित नहीं करना भाई, उसके अलग अलग कार्यों को अंकित करना। ऑप्शन डी कहता है कि एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, विद्यार्थी के कार्य को एकत्रित करना और दिन प्रतिदिन यानी कि जो बच्चा डेली या डे टू डे वर्क कर रहा है उसको क्या करना, कलेक्ट करना, यही तो पोर्टफोलियो है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? किस पे चर्चा होती है? सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ होती है। तो आप क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है कि आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करे, एक अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करे। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि भाई ध्यान भंग करने की क्या बात हो रही है, वो तो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना आपस में। ऑप्शन बी कहता है कि छात्र से कहेंगे कि कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। तो भैया कक्षा के उपरांत क्यों चर्चा करें, कक्षा में चर्चा करें ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है छात्र से कहेंगे कि अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय पर ना उठाएं। तो आपका काम है कि बच्चे की हर बात सुनना। तो ये हमारा ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा जहां पर अपने अनुभव को साझा करे, वो आंसर हमारा करेक्ट है। एक्टिव है बच्चा, सक्रिय है, अनुभव बातचीत कर रहा है, अपने अनुभव को साझा कर रहा है एक दूसरे से। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों या कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का उपयुक्त तर्क है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का उपयुक्त तर्क है। यानी कि क्या कर रही है जो शिक्षिका शीतल है, वो क्या करती हैं, कहानी अपनी कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करती हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग, कहानी और कविताओं के प्रयोग करने का उपयुक्त तर्क उनका क्या है कि क्यों वो यूज करती है? ऑप्शन ए कहता है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थी को स्कूल आने से पहले इनको सुनना।
तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस में पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं होता, बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ना। पाठ्यक्रम तो वैसे भी पूरा हो जाएगा और आते ही बच्चों के जो कहानियाँ सुनी है उनको सुना देना, तो ये तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थी को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये सही है हमारा, कि बच्चा क्या करेगा, अपने अपने तरीके से कहानी और कविताओं को लिखेगा। सबके अलग अलग तरीके होंगे। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूकता करना, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में जागरूक होगा, सभी बच्चे अपनी अपनी संस्कृति के बारे में। ऑप्शन डी कहता है कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, इसलिए वो कविताओं का प्रयोग कर रही हैं कि जो पाठ है वो क्या हो, अधिक जो है सुखद हो, संवादात्मक हो, दिलचस्प हो, यानी कि पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आए, इसीलिए वो कविता और कहानियों का प्रयोग करती हैं। तो ऑप्शन बी, सी और डी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए कहता है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो व्यवहारिक क्रियाकलाप का कौशल प्राप्त करने की बात होती है, बस उद्देश्य यही होता है, स्वतंत्र रूप से, एकीकृत रूप से बात होती है ना, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, तो विद्यार्थी प्राइमरी का है, इसको गहन समझ विकसित करा देंगे। ऑप्शन डी कहता है कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो हमारा जो ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, कि बच्चे का अधिगम क्या हो, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यानी कि बच्चे के वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, यानी कि सचिन क्या है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से ग्रसित है, मतलब कमजोर है, तो कह रहा है कि कक्षा में ऐसा वातावरण शिक्षिका को बनाना चाहिए जिससे, ऑप्शन ए कहता है कि उसके और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो उसके क्या हो, सामाजिक परिवेश जिससे आया हो उसको सम्मान देना चाहिए, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि उसके क्षेत्रीय भाषा बोली हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दें, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो भाषा है उसको क्या करें, डिस्करेज कर दें, वो उसकी जो मातृभाषा है उसके हिसाब से तो वो सही है, आपको क्या करें, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए और अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि उसकी जो मातृभाषा है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी कहता है कि उसके एक अलग समूह में रूप में चिन्हित करें, तो अलग समूह में क्यों चिन्हित करें, समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी को एक समान, चाहे वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से ग्रसित व्यक्ति ही क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जो वह सोचती है उसके पास कमी है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि बच्चा जिस समाज से आया है तो उसकी आदतें क्या सारी खराब है, ऐसा तो है नहीं। वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उसके सामाजिक परिवेश का क्या करें, सम्मान करें। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश का उपागम का अनुसरण करता है, यानी कि पर्यावरण शिक्षण उपागम किसका अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए कहता है सामाजिक रचनावादी का, ऑप्शन बी कहता है
सहचर्यवादी, ऑप्शन सी कहता है व्यवहारवादी और ऑप्शन डी कहता है अवलोकन जन्य अधिगम। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसका अनुसरण करता है उपागम? सामाजिक रचनावादी। हमारा जो पूरा सिलेबस है ईवीएस का वो क्या है? रचनावादी ही है, रचनावाद पर बेस्ड है। बच्चे को ग्रुप में सिखाओ, एक साथ सिखाओ, सहयोग से सिखाओ। ये किसने बताया? वाइगोस्की ने बताया है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक का एक आकलन का उपयोग करता है जो न बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। क्या करा क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। क्या कह रहा है कि वो एक आकलन कर रहा है जिसमें बच्चे के सभी प्रकार की गतिविधियों को एकत्रित कर रहा है। तो शिक्षक क्या कर रहा है? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ऑप्शन ए कहता है रूब्रिक। तो रूब्रिक हमने आपको कई बार बताया है कि स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है। इसमें बच्चे के मापदंडों और प्रदर्शन के जो स्तर होते हैं उसका विस्तृत विवरण किया जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे की सभी गतिविधियां और जो कार्य होते हैं वो क्या किए जाते हैं? एकत्र किए जाते हैं। वही शिक्षक कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि? क्या कह रहा है कि ईवीएस जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। क्यों घटनाएं क्यों होती हैं? वास्तविक घटनाएं जो होती हैं वो क्यों होती हैं? तो ऑप्शन ए कहता है कि वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं। तो ये सही बात है। वो सीखने को क्या करती हैं? बेहतर करती हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि वे बच्चे के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या क्या करती हैं? वो बच्चों के वातावरण से उनको जोड़ती हैं। ऑप्शन सी कहता है कि वे पहले परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पहले की जो परिचित घटनाएं हैं उनको फिर से देखने को क्या करती हैं? अवसर प्रदान करती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों को आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, संचालन की तो कोई बात नहीं हो रही। शिक्षक क्यों आसानी से विषय पाठचर्या को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करेंगे? वो तो क्या कह रहा है कि बच्चे की बात हो रही है कि जो ये ईवीएस सिखाने का तरीका जो वास्तविक घटनाएं हैं ये क्या है? तो ए, बी और सी जो है हमारा तीनों करेक्ट हो जाएंगे। डी हमारा इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी हमारे तीनों करेक्ट थे। डी हमारा इनकरेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के पारस्परिक संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन का साधन का उपयोग करें? क्या करना चाहती हैं? पारस्परिक संबंधों, यानी कि क्या करें जहाँ पे बच्चा सहयोग के माध्यम से सीखे और समूह में सीखे, समाज में सीखे, दोस्तों से प्रभावित होकर ढंग से सीखे, यानी कि ग्रुप के द्वारा सीखे, एक्टिविटी के द्वारा सीखे, ऐसा वो चाहती हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है चर्चा द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या होगा? ग्रुप में चर्चा एक दूसरे से करेंगे। ऑप्शन सी तभी तो पारस्परिक संबंध होगा। ऑप्शन सी कहता है सामूहिक क्रियाकलाप। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा कि परस्पर संबंध में क्या होगा? सामूहिक क्रियाकलाप भी होगा, क्योंकि क्या करेंगे? समूह में सीखेंगे ना, एक दूसरे के सहयोग के साथ। ऑप्शन डी कहता है मौखिक प्रश्न उत्तर। तो मौखिक प्रश्न उत्तर की भी बात नहीं हो रही। यहाँ तो पारस्परिक संबंधों की बात हो रही है कि जहाँ पर बच्चा क्या करे? सहयोग के माध्यम से सीखे, दोस्तों से सीखे, समाज में सीखे, ग्रुप में सीखे, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी हमारा करेक्ट था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और सी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? निगेटिव की वो बात कर रहा है, निगेटिव वो पूछ रहा है।
ऑप्शन ए कहता है कि विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय ज्ञान को क्या बताया हमने आपको, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या हो, रटने की प्रणाली से मुक्त हो, रटने पर जोर ना दिया जाए, ये कह रहा है परे हो, सही कह रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कैसी पाठ्य पुस्तक हो, सीमित ना हो, करेक्ट है, बाहरी दुनिया से जुड़े। ऑप्शन डी कहता है परीक्षा को आसान बनाना, तो परीक्षा को आसान नहीं बनाना, यही हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वही सही है क्योंकि निगेटिव ही पूछा था। ऑप्शन आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है वाद विवाद प्रधान, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वाद विवाद यानी कि डिबेट से बच्चा सीखे। ऑप्शन बी कहता है अनुभवात्मक सीखना यानी कि एक्सपीरियंटल लर्निंग, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभव से सीखे। ऑप्शन सी कहता है कहानियाँ स्टोरीज से सीखे, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है तथ्य सूचनाएं, तो तथ्य और सूचनाएं यानी कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन से नहीं सीखे बच्चा, क्या बस उसको आप इंफॉर्मेशन बता दो, तो ये हम तथ्य और इंफॉर्मेशन की जानकारी बच्चे को नहीं करानी, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि बच्चे को इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वर्ट करके ज्ञान के आधार पर पढ़ाना है, समझ के आधार पर, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।